आज जो है क्लास 12 हिंदी मीडियम का यूनिट 1, क्लास 12 हिंदी मीडियम का यूनिट 1, ठीक है। क्लास 12 हिंदी मीडियम यूनिट 1। अब से आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं हर एक क्लास में यहां पर डेट डाल रहा हूं, ठीक है। आप लोग भी अपने अपने कॉपी पर डेट डाल करके नोट किया करेंगे। उससे क्या होगी, उससे एक फायदा क्या होगा, पहले उसको हम लोग जान लें। मान लेते हैं कि अगर किसी विद्यार्थी का कोई क्लास छूट गया, मिस कर गया, किसी कारणवश गड़बड़ हो गया, वो मुझे बताएंगे कि सर मेरा फलाने डेट का क्लास छूट गया है, तो उसको उपलब्ध करा दिया जाए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी जो स्टोर हो रहा है डेट वाइज हो रहा है, क्लास वाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए डेट वाइज। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, जुलाई का आज अंतिम दिन है, कल से अगस्त स्टार्ट होंगे, तो संभवतः कल या परसों से, ठीक है, एक नया टाइम टेबल आप लोगों को ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। एक नया टाइम टेबल ग्रुप में मिलेगा जिसमें क्लासेस की संख्या थोड़ी सी बढ़ी हुई होगी, यानी नंबर ऑफ क्लासेस जो होंगे वो थोड़े ज्यादा आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है। तो कुछ विद्यार्थियों का मैसेज आता है, कॉल आता है कि सर कैसे क्या होगा, नहीं होगा। मैं सामूहिक रूप से सबों को एक बात सूचित कर दूं, सिलेबस के स्पीड पर आप लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, आप लोग जो टॉपिक चल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि सिलेबस को कैसे हैंडल करना है ये हम लोगों पर आप लोग छोड़ दें, और भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। अपने अपने कंसर्निंग टीचर पर भरोसा जरूर रखें, ठीक है। क्योंकि अगर भरोसा नहीं है तब फिर पढ़ाई बेकार है, समझाना समझना सब व्यर्थ है, ठीक है। तो सिलेबस की स्पीड आप लोग हम लोगों पर छोड़ दें, आप लोग केवल क्लास में जो भी समझाया जाता है उसको ध्यान पूर्वक समझें। और प्रत्येक क्लास में मैं जो एक बात कहता हूं, आज शुरू में ही कह रहा हूं, जब भी आप लोग मेरे क्लास के वीडियो को स्टार्ट करें, एक साथ अंत तक देखें। 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 2-2 मिनट, 4-4 मिनट इस तरह से देखेंगे तो आप लोगों को दूर दूर तक फायदा नहीं होगा। मेरा काम है बताना, सही समय पर इन्फॉर्म करना, सूचित करना, अलर्ट करना, बाकी फैसला आप लोगों के हाथ में है। पिछले क्लास में यूनिट 1 के पिछले क्लास के लास्ट में हमने बताया था कि हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा परावैद्युत स्थिरांक या परावैद्युतांक, ठीक है। तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है ये कूलाम के नियम के हम लोग लगभग आखिरी बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। इसके बाद हम लोग इसका इस्तेमाल शुरू करेंगे, परावैद्युत स्थिरांक या परावैद्युतांक, ठीक है। आइए हम लोग इसको समझते हैं विस्तार से। परिभाषा, इतनी देर तक मैं इस तरफ खड़ा हूं, आप लोग वीडियो रोक करके आप लोग इस बोर्ड के पूरे, इधर अभी ध्यान नहीं देंगे, इस बोर्ड के पूरे कंटेंट्स को आप लोग कॉपी पर नोट कर लेंगे, फिर वीडियो को चालू करेंगे, ठीक है। परावैद्युत स्थिरांक या परावैद्युतांक क्या है, परिभाषा आप लोगों के सामने नजर आ रही है, लेकिन मैं अभी परिभाषा को नहीं, पहले इसको समझा रहा हूं। आप लोग पहले इसको समझ लें, समझने के बाद क्या होगा कि परिभाषा जब मैं रिपीट करूंगा तो आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। तो परावैद्युत स्थिरांक क्या है, मान लेते हैं दो बिंदु आवेश हैं, कितने, दो बिंदु आवेश हैं जो हवा या मुक्त आकाश में किसी दूरी पर रख दिए गए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर बिंदु आवेशों को किसी भी माध्यम में, हवा हो, मुक्त आकाश हो, कोई माध्यम हो, कहीं पर भी पास पास रखेंगे तो उनके बीच बल लगेगी, चाहे वो आकर्षण का बल हो या विकर्षण का बल हो, बल तो लगना ही लगना है, ठीक है। तो मान लेते हैं
हवा या मुक्त आकाश में हम लोग दो बिंदु आवेशों को किसी दूरी पर रख रहे हैं। क्लियर है? हवा या मुक्त आकाश में दो बिंदु आवेशों को किसी दूरी पर हम लोग रख रहे हैं, तो क्या होगा? बल लगेगा, लगना ही है। ठीक है, जो भी बल लगा हम लोग उसको नोट कर लिए, कहीं साइड में नोट कर लिए। अब वही दोनों बिंदु आवेशों को, ध्यान से सुनेंगे, वही दोनों बिंदु आवेशों को उतने ही दूरी पर, ना तो बिंदु आवेश बदलना है ना उनके बीच की दूरी बदलना है, वही दोनों बिंदु आवेशों को उतने ही दूरी पर किसी दूसरे माध्यम में रख दें तो फिर बल लगेगी। क्या है कि नहीं? तो एक बात आप लोगों को मैं याद दिला दूं, कूलाम ने प्रयोग द्वारा क्या अनुभव किया था कि माध्यम बदलने पर बल के मान में बहुत मामूली परिवर्तन होती। तो जैसे ही वही दोनों बिंदु आवेशों को उतने ही दूरी पर किसी दूसरे माध्यम में रखा जाएगा, बल का मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, थोड़ा ही सही बदलेगा। उस बल को हम लोग नोट कर लेंगे। बात समझ में आ गया? अब हवा या मुक्त आकाश में जितना बल लगा था और किसी माध्यम में जितना बल लगा था, दोनों को भाग दे देंगे, यानी दोनों बल का अनुपात ले लेंगे। उसी अनुपात को कहेंगे, जिस माध्यम में रखा गया था बिंदु आवेश को, उसका परावैद्युत स्थिरांक। ठीक है, मैं इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूं। जो लोग ठीक से समझ नहीं पाए वो लोग फिर से कंसंट्रेट करें। दो बिंदु आवेश हवा या मुक्त आकाश में किसी दूरी पर रख दिए जाएंगे तो उनके बीच क्या लगेगा? बल। उस बल को हम लोग नोट कर लेंगे। फिर वही दोनों बिंदु आवेशों को उतने ही दूरी पर किसी माध्यम में रख देंगे, तब जो बल लगेगी, स्वाभाविक है बल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो तब जो भी बल लगेगी उस बल को हम लोग नोट कर लेंगे और दोनों बल को भाग दे देंगे। यानी हवा या मुक्त आकाश में जितना बल लगा बटे माध्यम में जितना बल लगा, इन दोनों को भाग दे देंगे। जो भी मान मिलेगा उसी को कहेंगे उस माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक या परावैद्युतांक। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को परावैद्युत स्थिरांक समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन दो बार मैंने इसको समझाया, तीसरी बार मैं इसको यहां पर जो है परिभाषा के साथ पुनः समझा रहा हूं। आप लोग जरा ध्यान देंगे, एक एक लाइन, एक एक शब्द पर गौर करेंगे। हवा या मुक्त आकाश में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल। हवा या मुक्त आकाश में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल। नोट कर लिए? अभी मैंने बताया ना, नोट कर लेंगे। तथा किसी माध्यम में समान दूरी पर स्थित उन्हीं बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल के अनुपात यानी भाग, ठीक है, को उस माध्यम का क्या कहते हैं? परावैद्युत स्थिरांक। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को परावैद्युत स्थिरांक का परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसके मामले को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को इतना तो सबको पता है, जब भी हम लोग कोई भी भौतिक राशि को पढ़ते हैं, कोई भी भौतिक राशि को पढ़ते हैं, उसको हम लोग उसके परिमाण के लिए हम लोग एक संकेत देते हैं। ठीक है, बहुत सारे संकेत हम लोगों ने यूज किया। अभी हाल में कूलाम के नियम में विद्युतशीलता एप्सिलॉन, ठीक उसी तरह से परावैद्युत स्थिरांक को भी एक संकेत दिया गया है। हो सकता है आप लोगों के लिए ये संकेत नया हो, इसलिए मैं इस संकेत को थोड़ा डिटेल कर दे रहा हूं। ये लग तो रहा है के जैसा, के इंग्लिश का, रोमन का के, लेकिन है ये ग्रीक अल्फाबेट। जैसे कैसे था एप्सिलॉन ग्रीक अल्फाबेट, काफी सारा हम लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, अल्फा बीटा थीटा पाई सा, ये सब पढ़ा भी है। उसी तरह से सॉरी, ये एक ग्रीक अल्फाबेट है, के जैसा लिखाता है, लेकिन इसका उच्चारण है कप्पा। तो परावैद्युत स्थिरांक को हम लोग कप्पा से दर्शाते हैं, जिसको कि के जैसा लिखा जाता है। अब यहां एक और जरूरी बात मैं बतला दूं,
अगर आप लोग इसको के भी लिख दें तो ऐसा नहीं है कि कोई गलती हो जाएगी, के भी लिख दें तो चलेगा, ठीक है। परावैद्युत स्थिरांक को कप्पा की जगह अगर के भी लिख दें तो विशेष परेशानी की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कप्पा का संकेत और के का संकेत लगभग मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सूचित करेंगे किससे? कप्पा से। अब परिभाषा जो कह रही है थोड़ा और उसको हम लोग फैलाते हैं और परावैद्युत स्थिरांक के व्यंजक तक हम लोग पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान देंगे आप लोग, यदि हवा या मुक्त आकाश में दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 ले लें, परस्पर यानी आपस में r दूरी पर स्थित हो, तो उनके बीच जो बल लगेगी, क्योंकि माध्यम हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है कौन सा? हवा। तो समझने के लिए, ताकि क्योंकि यहां दो दो बल का मामला है, आप लोग अभी समझ रहे थे, दो दो बल आएगा तो दोनों बल को अलग अलग सूचित करना है। तो माध्यम हवा में जो बल लगेगी उसमें F में हम लोग लगा देंगे नॉट। चाहे तो आप लोग F1 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने माध्यम हवा के लिए यहां पर यूज कर दिया है नॉट, तो माध्यम हवा या मुक्त आकाश में जो बल लगेगा F0 1/4 पाई, यहां क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब यही दोनों बिंदु आवेशों को उठा के किसी दूसरे माध्यम में रख दें, अज्ञात माध्यम, और दूरी उतना ही रखेंगे समान दूरी पर, तब जो बल लगेगी F बराबर 1/4 पाई, यहां क्या लिखेंगे? केवल एप्सिलॉन, क्योंकि माध्यम अज्ञात है। यहां माध्यम पता था तो हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट लिखा, वो अज्ञात माध्यम है तो क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और परिभाषा जो कहती है परावैद्युत स्थिरांक कप्पा, ये बल और वो बल दोनों का अनुपात होगा, तो कप्पा बराबर F0 बटा F। F0 का मान यहां रख देंगे हम लोग और नीचे F का मान रख देंगे। आप लोगों को दिख रहा है वहां मैंने काट छांट नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि थोड़ा गंदा लगने लगेगा देखने में, आप लोगों को हो सकता है नोट करने में परेशानी हो। लेकिन चूंकि आप लोगों ने वीडियो रोक करके नोट कर लिया है, अब मैं उसको गंदा कर रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, स्वाभाविक है, ठीक है। इसके बाद ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब जरा ध्यान देंगे, ये जो एप्सिलॉन है ये कहां चला जाएगा? ऊपर, और एप्सिलॉन नॉट चलाएगा नीचे। तो कप्पा का मान क्या मिला? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही ये मिला तुरंत आप लोगों को याद आ जाना चाहिए, अभी हाल में ही हम लोगों ने एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट के बारे में पढ़ा कि ये तो होता है एप्सिलॉन R, सापेक्षिक विद्युतशीलता। स्वाभाविक है, सही पढ़ा आप लोगों ने कि एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है एप्सिलॉन R, सापेक्षिक विद्युतशीलता, बिल्कुल सही है। तो एक कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि कप्पा और एप्सिलॉन R दोनों का मान क्या होता है? समान। लेकिन जैसे हम लोग इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि कप्पा और एप्सिलॉन R का मान समान होता है, दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन उठ गया, जब दोनों का वैल्यू सेम होता है, नाम अलग अलग क्यों, संकेत अलग अलग क्यों? स्वाभाविक है ये क्वेश्चन उठना ही है। अगर नहीं उठा तो इसका मतलब आप लोग इस वीडियो को ध्यान से नहीं फॉलो कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी वीडियो को ध्यान पूर्वक समझ रहे हैं उनके दिमाग में इस जगह पर क्वेश्चन उठ ही गया होगा कि जब दोनों एक ही है, दोनों का मान समान होता है, तो फिर दोनों का नाम अलग अलग क्यों, संकेत अलग अलग क्यों? अब मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूं। लेकिन उसके पहले यहां आप लोगों को दो पॉइंट दिख रहा है। पहला पॉइंट को पहले हम लोग देख लेते हैं। कप्पा को मात्रक और विमीय सूत्र नहीं होती है, क्यों? क्योंकि यह जो है ऊपर भी बल है नीचे भी बल, जो मात्रक ऊपर होगा वही मात्रक नीचे होगा, तो समान मात्रक होने के कारण कट जाए। अब जो दूसरा पॉइंट है कि किसी माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक
एवं सापेक्षिक विदुषीलता का मान समान होती। ये तो आप लोगों को दिख गया, उसी को मैंने यहां पर लिख भी दिया, लेकिन क्वेश्चन अभी तक ज्यों का त्यों है, क्वेश्चन का समाधान अभी नहीं मिला है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इस जगह पर एक क्वेश्चन क्या उत्पन्न हुआ। क्वेश्चन ये उत्पन्न हुआ कि जब किसी माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक और सापेक्षिक विदुषीलता का मान जब समान होता है तो फिर नाम अलग अलग क्यों, संकेत अलग अलग क्यों। आइए हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब लेते हैं। ठीक है, जवाब लेने के लिए मैं थोड़ा सा जगह यहां पर खाली कर रहा हूं। ध्यान देंगे, ये जो एप्सिलॉन आर है, सापेक्षिक विद्युतशीलता, ये दो विद्युतशीलता का अनुपात है। ये जो है, ये दो विद्युतशीलता का अनुपात है, माध्यम का और हवा या मुक्ताकाश का। यानी सापेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा दो विद्युतशीलता के अनुपात में दी जाती है, जबकि कप्पा जो है ये दो बल का अनुपात है। कप्पा की परिभाषा दो बलों के अनुपात के पदों में दी जाती है, परंतु एप्सिलॉन आर की परिभाषा दो विद्युतशीलता के अनुपात में दी जाती है। भले ही इसकी परिभाषा यहां से, इसकी परिभाषा यहां से, दोनों की परिभाषा अलग अलग शुरू होती है, लेकिन आगे जाकर के दोनों का मान क्या हो जाता है, समान। ठीक है, दोनों का मान क्या हो जाता है, समान। तो अंतर क्या रहा, जो क्वेश्चन उठा था अभी कि जब दोनों का मान समान तो फिर नाम अलग अलग क्यों, संकेत अलग अलग क्यों, तो मैं फिर से उसका जवाब आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं। सापेक्षिक विद्युतशीलता को परिभाषित किया जाता है दो विद्युतशीलता के अनुपात में, जबकि कप्पा यानी परावैद्युत स्थिरांक को परिभाषित किया जाता है दो बलों के अनुपात के पदों में। बात समझ में आया? फिर से मैं रिपीट कर दूं, भले आगे जाकर के दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है। अब जैसे याद होगा मैंने बताया था कि हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 1। तो माध्यम हवा के लिए कप्पा का मान भी कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अगर किसी माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता मान लेते हैं 1.5 है, मान लेते हैं, तो उस माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक ये भी हो जाएगा 1.5। तो फर्क कहां हुआ, फर्क हुआ परिभाषा में। इसकी परिभाषा विद्युतशीलता के अनुपात में है, जबकि इसकी परिभाषा बल के अनुपात में। ठीक है, अब मैं आता हूं बाईं तरफ के बोर्ड पर, लेकिन बाईं तरफ के बोर्ड पर आप लोगों को दो सवाल यहां पर दिख रहे हैं। ये दोनों सवाल क्या हैं, क्यों लिखे गए हैं, इसको अब हम लोग समझते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा हम लोगों को इधर सफाई चाहिए। तो इधर सफाई हम लोग कर लें। अब हम लोग इधर वाले सवाल को हम लोग देखते हैं कि ये सवाल क्या है। ठीक है, ये सवाल दोनों जो दिए गए हैं, ये आप लोगों को कूलाम के नियम का इस्तेमाल करने के लिए समझाने का प्रयास हो रहा है कि कूलाम के नियम को हम लोग गणितीय तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये उसको समझाने के लिए ये दो सवाल आप लोगों के सामने दिख रहे हैं।
लैंग्वेज में नहीं है, केवल डाटा यहां पर आप लोगों को दिख रहा है। पहले हम लोग चर्चा करते हैं सवाल नंबर 1। एक बिंदु आवेश है +2, इसको क्या पढ़ेंगे, मिली कूलाम। दूसरा Q2 है +1 मिली कूलाम। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r कितनी है, 3 सेंटीमीटर। माध्यम क्या है, हवा। बल निकालना है। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को दो बात, कूलाम के नियम को सवाल में जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे, आप लोग दो बातों का ख्याल रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। पहली बात, हर एक राशियां जो दी गई हैं, सब के मात्रक को एसआई पद्धति में सबसे पहले आप लोग कन्वर्ट करेंगे। अगर नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे, है तब तो कोई बात नहीं, पहली बात। दूसरी बात, माध्यम पर गौर करेंगे। ठीक है, माध्यम पर गौर करेंगे। और एक जो सबसे जरूरी बात कि कूलाम के नियम को जब भी सवाल में इस्तेमाल करेंगे, बिंदु आवेशों के चिन्ह को शामिल नहीं करेंगे। यही चीज को समझाने के लिए मैं ये दो उदाहरण यहां पर आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इसमें आप लोग देख रहे हैं दोनों बिंदु आवेशों का नेचर पॉजिटिव है, लेकिन सवाल नंबर 2 में एक का पॉजिटिव है, दूसरे का नेगेटिव। तो अगर ये Q2 नेगेटिव है तो फॉर्मूला में कभी माइनस नहीं डालेंगे। यानी कूलाम के नियम को गणितीय तौर पर इस्तेमाल करना हो तो बिंदु आवेशों का जो नेचर, प्रकृति, कभी उसको नहीं लेना, केवल उसका वैल्यू रखना है। तो हम लोग पहले सवाल नंबर 1 को पहले मैं हल करके बताता हूं, इसको आप लोग खुद हल कर लेंगे। ठीक है। Q1 कितना दिया है, 2 मिली कूलाम। भूल जाए यहां प्लस है या माइनस, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं। जब भी हम लोगों को बल का मान निकालना हो, आप लोग नेचर को एकदम भूल जाएंगे, खाली वैल्यू लेंगे। तो 2 मिली कूलाम, मिली कूलाम को कूलाम में बदलना है, तो मिली हटाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। Q2 है 1 मिली कूलाम, नेचर भूल जाए, 1 × 10⁻³ कूलाम। दूरी कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे इन दोनों को हम लोगों ने एसआई मात्रक में, एसआई पद्धति, क्योंकि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, तो इसलिए कूलाम में कन्वर्ट कर लिया गया। दूरी सेंटीमीटर में है, जबकि दूरी का एसआई मात्रक मीटर, तो 3 सेंटीमीटर बराबर, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। माध्यम क्या दिया है, हवा, तो हम लोग बल का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अब इस पूरे का मान याद होगा, हम लोगों ने निकाला है एसआई पद्धति में 9 × 10⁹। तो हम लोग इस पूरे का मान रख देंगे। ठीक है, माध्यम हवा है, ध्यान रखेंगे। Q1 का मान रख देंगे, Q2 का मान रख देंगे बटे R, लेकिन इसका है स्क्वायर। तो अब ध्यान देंगे, ये भी मान एसआई पद्धति में, सब एसआई पद्धति में, तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। बात समझ में आ गया। अब इसको खाली क्या करना है, गुना भाग करना। अब तो ये फिजिक्स खत्म, अब तो मैथमेटिक्स हो गया। 9 × 2 × 1 18, 9 और -3 6, 6 और -3 तो 3, नीचे कितने हो गए, 3 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 का पावर -4 ऊपर जाएगा, तो 10 का पावर 4 और 10 का पावर 3,
इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। तो मेरा उद्देश्य इस सवाल को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य आप लोगों को गुना भाग सिखाना नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है। मेरा उद्देश्य जो इस सवाल, बाकी अगले क्लास में सवाल अलग पैटर्न का आप लोगों के सामने आएगा, इस सवाल को बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि जब भी कूलम्ब का नियम आप लोग यूज करेंगे, बिंदु आवेशों का नेचर को नहीं लेंगे। अब जैसे ये जो सवाल नंबर 2 है, तो Q1 हो जाएगा 3 माइक्रो कूलम्ब, Q2 भूल जाएंगे माइनस है कि प्लस है, मैं बार बार कह रहा हूं, 1 माइक्रो कूलम्ब, R 10 mm, तो मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से गुना कर फिर वही फॉर्मूला पर पुट करेंगे। मैं फिर से इन दोनों सवाल को लिखने और बताने के पीछे का कारण मैं बतला दे रहा हूं कि कूलम्ब के नियम को जब भी गणितीय तौर पर यूज करेंगे, बिंदु आवेशों का नेचर उसमें कभी शामिल नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया? इसके बाद हम लोगों का, जैसा मैंने बताया, मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो अगर बाद में वीडियो देख रहे हैं, कि आप लोगों को 1 से 2 दिन में एक नया टाइम टेबल व्हाट्सएप ग्रुप पर आएगा। क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस थोड़े बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे, यूनिट 1 का जो अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास जो होगा, उसमें हम लोग कूलम्ब के नियम को और अलग अलग तरीके से कैसे गणितीय तौर पर इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो गुड नाइट टू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।